Hello, I Vinod Yadav welcome you all again in my live class of the channel Win Chemistry। देखिए आज के इस लेक्चर में मैं एक बड़ा सिंपल सा एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो 9th क्लास में शुरू होता है और आगे बढ़ता है 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज मैं एक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस लाइव क्लास के अंदर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्या डिस्कस करने वाला हूं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इस लेक्चर के अंदर मैं 9th क्लास के ही लॉ समझाऊंगा आपको, यानी क्लास 9th का लेक्चर है ये। किस क्लास का है? 9th क्लास का लेक्चर है ये। ठीक है जी, तो 9th क्लास के अंदर आपके दो ही लॉ दे रखे हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर। पहले लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा आपको दे रखा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ये दो लॉ 9वीं क्लास में दे रखे हैं। इस लेक्चर में हम दो लॉज को डिस्कस करने वाले हैं विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें जो कंजर्वेशन शब्द है उसे समझ लीजिए, फिर लॉ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बचाना। हिंदी की अगर हम बात करते हैं, बचाना। तो ये इस लॉ में ना किस चीज को बचाया जा रहा है, और किस चीज को बचाया जा रहा है? मास। किसको बचाया जा रहा है? मास को बचाया जा रहा है। ठीक है, अब मास किस चीज का बचाया जा रहा है? अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ए से बी बनता है प्रोडक्ट के रूप में। ए से बी आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ए आपका क्या है? रिएक्टेंट है, और बी क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये लॉ सिंपल सी बात कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास रिएक्टेंट का हम लोग लेते हैं उतनी मास के प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। दिस सिंपली नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टेटमेंट्स का मतलब स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सीधा से लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझिए। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 सॉलिड है ये। इसको आपने हीट किया तो CaO बनेगा सॉलिड और बनेगी CO2 गैस। सपोज करो इसका मास 100 ग्राम आपके पास, मैंने मोलिकुलर मास को ही ले लिया, 100 ग्राम है। तो CaO का मास कितना चेक कर लीजिए, 40, कैल्शियम का 16O का 56 ग्राम तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और 44 ग्राम बनेगा CO2 गैस। अब जरा इन मासिस को देखो, इन दोनों का एडिशन 100 ही तो बनने वाला है। 6 4 जा 10, 5 4 9 1 10, तो 100 ग्राम ये हो गया और 100 ग्राम ये हो गया। तो मतलब ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या देखा आपने? आपने देखा कि मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसके न्यूमेरिकल बड़े आसान है, मैं 2-3 न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा, वहां पे आप देखोगे। बस क्या है कि आपको पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट में से ढूंढ के, फिर आपको ये वाला जो आप लॉ जो कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, फिर देख लेना रिएक्टेंट का कितना मास दिया है, प्रोडक्ट का कितना मास दिया है। इस ऐसे आपके सवाल आराम से हो जाएंगे। ठीक है जी, तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मैंने दोनों न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखे हैं, इन्हें समझिए। 9th क्लास के बच्चे ध्यान देंगे। ये कह रहा है कि 4.90 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट, ये रिएक्टेंट है कोई, ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस 1.92 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2.96 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड एज रेजिड्यू। यू हैव टू इलस्ट्रेट द सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो सिंपल सा सोल्यूशन है बेटा जी। पहले आप रिएक्शन लिखेंगे, KClO3 को डिकम्पोज कर रहा है वो क्या क्या बना रहा है? वो ऑक्सीजन गैस बना रहा है और KCl बना रहा है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, 3 तो और यहाँ पे कर लो 2
और 2 KCl, ये आपका हो गया। अब जब मैंने आपको ला समझाया था उस समय तक मैंने इनका मोलिकुलर मास यूज किया था, पर अब मोलिकुलर मास यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे मास जो दे रखा है उसको यूज करेंगे। फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू द ला क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, रिएक्टेंट का मास कितना दे रहा है वो 4.90 ग्राम, इसके नीचे लिख लीजिए आप, या फिर यूं करते मास इसके नीचे लिख लेते, KClO3 के नीचे इसका मास, ऑक्सीजन के नीचे इसका मास, KCl के नीचे इसका मास, और फिर इस लाइन को लिखते। फिर मास ऑफ रिएक्टेंट कितना दे रखा है 4.90 ग्राम इज इक्वल टू, रिएक्टेंट में 2 रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन का मास कितना दे रहा है 1.92, कितना दे रहा है, ऑक्सीजन का मास दे रहा है 1.92 ग्राम, और KCl का मास कितना दे रहा है, दूसरा प्रोडक्ट है 2.96 ग्राम। कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 2 8 9 9 18.1 2 2 4 हो गया, और ये है 4.90 ग्राम, और ये है 4.88 ग्राम, तो बराबर ही, तो ऑलमोस्ट 0.02 का तो फर्क है। तो जब दोनों मास बराबर आ गए तो एक लाइन लिखनी है, यस द डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हो गया आपको, बगल में लिखा हुआ मैंने, उसको ध्यान से देखना, अभी उसको मैं ब्लैक पेन से कर देता हूं। अब वो भी बहुत आसान है, देखो यहां पे रिएक्शन क्या है उसको समझिएगा एक बारी। कोई हाइड्रोकार्बन है, फॉर्मूला तो पता नहीं क्या है, सीधा सा लिखो गिवन, हाइड्रोकार्बन को जलाया जा रहा है, तो जब कोई हाइड्रोकार्बन जलता है तो किसकी प्रेजेंस में जलता है, वो जलता है ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में जलता है कोई सब्सटेंस, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जलता है। ठीक है जी, और 2 ही प्रोडक्ट देता है हाइड्रोकार्बन, एक तो पानी देता है और एक CO2 गैस दे देता है। ये तो हो गई आपकी रिएक्शन। क्लियर होगी बात आपको। अब देखो जरा यहाँ पे मास किसका दे रखा है, 0.44 ग्राम तो दे रखा है आपको हाइड्रोकार्बन। अच्छा जी, ऑक्सीजन का मास आपको दिया नहीं है, इज इक्वल टू H2O का मास कितना दिया है 1.88 ग्राम, और CO2 का मास दिया 0.88 ग्राम। ओके, और आपको प्रूव करना है कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये वाली लाइन तो बाद में लिखना कि अकॉर्डिंग टू द लॉ मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू मास ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। पहले हम ऑक्सीजन का मास निकालेंगे, क्योंकि देखो लॉ क्या कहता है कि रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है। ओके, तो क्या करोगे, जिस ऑक्सीजन का मास जो दिया नहीं है उसकी जगह अगली स्टेप में आप x रख लो, पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 8 8 16 1 8 8 16 1 17 1 और 1 1 2, तो ये आ रहा है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी देख लेते हैं, 2.76 माइनस में 0.44। इसको जब सॉल्व करते हैं 2.76 में से आप 0.44 को घटा लीजिए पहले। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, ओके, और ये बच गया आपका 2.32 ग्राम। कितना बचा बेटा जी, 2.32 ग्राम। ये तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स क्या माना था, अपने ऑक्सीजन माना था। यानी अगले स्टेप में आप क्या करोगे, इस लाइन को फिर लिखोगे। सो 0. इसको मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया अभी आप, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? अरे बेटा जी, तो देखो इस 2.32 को अगर मैं यहां पुट कर लेता हूं इसकी जगह अगली स्टेप में, और इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल। ये करना है आपने, जब करें तब। ये अगली स्टेप लिख दी है मैंने यहाँ पे। ओके, तो अब जरा एक बार प्रूव करके देख लेंगे दोनों का मास बराबर आता है कि नहीं आता है। क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद आप लाइन लिखोगे अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स का मास, अब रिएक्टेंट 2 है, ऐड कर लेते हैं इनको, 4 2 6, ओके, 4 3 7.2। रिएक्टेंट का मास आ गया 2.76 ग्राम। इनका मास भी चेक कर लेते हैं, 8 8 16 1
8 8 16 117 1 1 1 2। तो देखो एग्जैक्ट मास दोनों बराबर आए हैं। जो मास रिएक्टेंट का आया है वही मास आपके प्रोडक्ट्स का है। इस वजह से हम इसके बाद क्या लिखोगे, सिंस द मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, सो द गिवन डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दो न्यूमेरिकल्स आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए, आप प्रैक्टिस करने के लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हेन, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा, फॉर्मूला तो पता होगा, नहीं पता मैं लिख देता हूं, NaHCO3 reacts with 10 ग्राम एसिटिक एसिड, फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओके, जब ये 4.2 ग्राम बेकिंग सोडा और 10 ग्राम एसिटिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, it is observed that 2.2 gram CO2 gas released in the atmosphere. Okay, the residue क्या बचता है वो बता देता हूं, CH3CONA और वाटर, ये रेजिड्यू की फॉर्म में बनेगा अगर रिएक्शन को आप लिखोगे तब। क्लियर हो गया, द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड is found to have weight, इसका वजन दे रहा है 12 ग्राम। आगे वही लाइन है, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कर लेंगे मेरे ख्याल से। और एक और छोटा सा न्यूमेरिकल लिख लीजिए, ये कह रहा है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसका मास निकालना है आपको, एक्स मान लेना। जैसे मैंने अभी जो आपने किया था 0.44 ग्राम हाइड्रोकार्बन, आपने ऑक्सीजन का मास निकाला था, ऐसे ही रिएक्टेंट का मास आपको निकालना है। यहाँ प्रूव नहीं करना कंजर्वेशन ऑफ मास, बल्कि रिएक्टेंट का मास निकालना है। ओके, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये आपका दूसरा रिएक्टेंट है। ये मतलब इस रिएक्टेंट का मास निकालना है, ये आपका दूसरा रिएक्टेंट है जिसका मास आपको दे दिया गया है। ओके, टू प्रोड्यूस, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड and 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट NaNO3 if the data is following the law of कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दो न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस करने, दो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, होपफुली आपको ला समझ में आ गया होगा, आसान सा बिल्कुल ला है, कोई इसमें मुश्किल चीजें बिल्कुल भी नहीं बेटा जी। क्लियर हो गया, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों ने लगाना। अभी एक ला और रह रहा हमारा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग अभी। ठीक है जी, सेकेंड लॉ है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। बहुत आसान ला है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहले बता देता हूं आपको, ज्यादा चीजों को ध्यान से समझ लेना। देखो ये ला ये कहता है कि सपोज करो आप एक कंपाउंड को बना रहे हैं, किसी कंपाउंड को आप बना रहे हैं और उसको बनाने के मेथड अलग अलग हैं।
मान लो सपोज करो मैं CO2 गैस को बनाने वाला हूं। किसको बनाने वाला हूं? CO2 गैस को बनाने वाला हूं। ठीक है, तो CO2 गैस को बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका, जब आपकी बॉडी में CO2 गैस बनती है, किसमें? रेस्पिरेशन से बनती है। तो पहला तरीका तो क्या? रेस्पिरेशन। दूसरा तरीका क्या है? जब हम हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे, अभी जलाया भी था पिछले ला में हमने, हाइड्रोकार्बन का कंबशन, तब भी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है या नहीं बनती बेटा जी? सोच के देखो इस चीज को। और तीसरा मैं सपोज करो मैं कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करता हूं, तब भी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसका फॉर्मूला CO2 ही निकल के आएगा। ओके, अरे समझ रहे बेटा जी? इन तीनों में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ रही है, तीनों का फॉर्मूला सेम निकल के आ रहा है, CO2 और CO2। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे एक चीज सिद्ध होती है, जो लॉ की स्टेटमेंट है वो बात ये है, देखो, एनी केमिकल कंपाउंड, एनी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनी केमिकल कंपाउंड obtained from one तो है ही, two or more methods, कोई केमिकल कंपाउंड जिसको आपने ऑब्टेन किया दो या दो से अधिक मेथड्स को लगा करके, ऑलवेज कंटेन्स, कौन? कंपाउंड की बात कर रहा है, ऑलवेज contains the same elements combined together in a fixed कह लो, डेफिनेट कह दीजिए, क्लियर हो गया? इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मास। कैसे? इन एग्जांपल से समझते हैं। मैंने CO2 गैस बनाई है तीन मेथड से, रेस्पिरेशन से बनाई है, हाइड्रोकार्बन को जला के बनाया और कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया, तो फॉर्मूला निकल के आ रहा है CO2। तो CO2 में एक तो कार्बन है और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। तो ये ऐसे लिख लिया आपने। C कैरिंग मास कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। तो देखो 12 लिख लो, इसके नीचे लिख लेना, एक को होता है 16, दो का हो गया 32, 2 into 16 32। सिंपलेस्ट बनाना है, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या गया? 3:8। अगर इस रेशियो को मैं इसमें लगाता हूं तो कैसा स्टेटमेंट बनेगी उसे समझिए। CO2 गैस, इसकी जगह CO2 गैस obtained from 2 or more methods always contains carbon and oxygen, इसकी जगह कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ 3:8 ऑफ देयर मास। क्लियर होगी बात आपको? लॉ की स्टेटमेंट समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बता दीजिए। न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है, सिंपल सा एक तरीका बताऊंगा, एक न्यूमेरिकल करा के दूसरा न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में दूंगा बस। क्लियर हो गया आपको? यहां तक बात शायद समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब मैं इसका न्यूमेरिकल एक करके दिखाता हूं, आसान सा न्यूमेरिकल है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है 6.488 ग्राम of lead combine directly with 1.002 ग्राम ऑक्सीजन, 1.002 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड ऑक्साइड PbO2। ठीक है जी, PbO2 is also produced, PbO2 is also produced by heating lead nitrate, इसमें से NO2 गैस निकाल, लेड नाइट्रेट NO3, तो NO2 गैस निकलेगी, PbO बचेगा आपका। क्लियर हो गया? और ऑक्सीजन गैस भी बनेगी। ये आपका 10th क्लास का जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में था, ये इसके डिकम्पोजिशन अगर आपको याद हो तो।
PbO2 is also produced by heating lead nitrate, and it was found that percentage of oxygen present in PbO2 was 13.38%। ठीक है, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो देखो बेटा जी, इसके न्यूमेरिकल में क्या कर रखा है उसने, जैसे इस न्यूमेरिकल में उसने PbO2 को दो बार ले रखा है। एक बार तो पहले स्टेटमेंट में ले रखा है जब PbO2 को बना रहा है, जिसमें 6.488 ग्राम Pb को ऑक्सीजन से कंबाइन करवाया गया ताकि PbO2 आपकी बन गई। ठीक, और दूसरे तरीके में कह रहा है कि PbO2 को एक तरीके से और बना रहा है। कैसे? जब लेड नाइट्रेट को थर्मली डिकम्पोज किया और उसके बाद जो PbO2 बनी है इससे, उसके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको दे रहा है। तो न्यूमेरिकल्स में करना क्या, देखो जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसके दोनों एलिमेंट्स की परसेंटेज, दोनों एलिमेंट की परसेंटेज नहीं, उन दोनों एलिमेंट में से एक की परसेंटेज देगा, या फिर आपको दोनों के दो बार उस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है। क्लियर? इस केस में क्या किया उसने, सेकंड केस में PbO2 जो बना रहा है उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको दे दी है। तो आपको क्या करना है, जो पहली बार जो उसने PbO2 बनाया था उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज इसके बराबर आ गई है तो लॉ को फॉलो करता है, अदरवाइज लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आसान सा सवाल है। देखो पहला जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से देखो, सॉल्यूशन को ध्यान से देख लेना। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये वाला मास ऑफ लेड कितना दिया है, ये आपको दिया है 6.488 ग्राम, और क्या दिया है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है, इसमें दिया है उसने 1.002 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए आप मास ऑफ लेड ऑक्साइड निकाल लेंगे। देयरफॉर मास ऑफ PbO2 6.488 प्लस में 1.002 कितना हो जाएगा, कर लेते हैं। 6.488 और 1.002, 8 to 10 194 7.490 को मैं लिख सकता हूँ 7.5 ग्राम, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर दिया मैंने। क्लियर हो गया आपको? तो देखो यहाँ पे आपके पास लेड ऑक्साइड का मास आ गया, और लेड का मास दे रखा है, ऑक्सीजन का मास दे रखा है। तो आपकी मर्जी है वैसे तो, चाहे आप लेड की परसेंटेज निकालें चाहे आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालें, पर क्योंकि मैं ऑक्सीजन की निकालूंगा, क्यों निकालूंगा, क्योंकि जो सेकंड मेथड में जो PbO2 को ऑब्टेन किया गया है उसमें उसने ऑक्सीजन की परसेंटेज हमें दे रखी है ऑलरेडी, इसलिए मैं क्या करूंगा, देयरफॉर शो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इस पहले केस में निकाल लेंगे। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है, 1.002, और किसमें ऑक्सीजन, PbO2 में ये तो है 7.5 मल्टीप्लाई 100। इसको जब सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट आपका 13.3 कुछ आएगा, आपका 13.3%। मतलब 13 तो रहेगा, पॉइंट के आगे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो ये आपकी पहली परसेंटेज आ गई पहले एक्सपेरिमेंट में। और फिर क्या लिखोगे, इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब वहां पे तो ऐसा कोई चक्कर है नहीं, सीधा उसने आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दे रखी है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी दे रखी है, देख लो आप लोग, वो आपको दे रखी है 13.38। कितनी दे रखी है, 13.38%। तो दोनों परसेंटेज सेम ही आ रही है, ऑक्सीजन की परसेंटेज दोनों कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि आपके दोनों केसेस में एक एलिमेंट की जो परसेंटेज है वो सेम आ रही है। इस वजह से जो डाटा है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को फॉलो कर देता है। क्लियर हो गया? अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, उसको थोड़ा देख लेना। देखिए एक न्यूमेरिकल आप घर के लिए अपना होमवर्क के रूप में ले लीजिए। क्लियर हो गया? देखिए यहां पे क्या बना रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना रहा है। क्यूप्रिक ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड क्या दिया उससे समझिए। पहले मेथड में कह रहा है
इफ 1.75 ग्राम कॉपर, कॉपर का मास दे दिया, was dissolved in nitric acid, was dissolved in nitric acid and heating the resulting solution, and heating the resulting solution to give 2.19 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड। पहले मेथड में क्या किया उसने, आपको 1.75 ग्राम कॉपर की मदद से लास्ट में 2.1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बना दी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपकी मर्जी रहेगी, आप चाहें तो ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटा करके निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अगला देखो, इन द सेकेंड केस इफ 1.14 ग्राम मेटल, अब मेटल कौन सा, भाई कॉपर की तो बात कर रहा है, 1.14 ग्राम मेटल डिजॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड, डिजॉल्व्ड in nitric acid and caustic alkali and caustic potash होगा ये, caustic potash नहीं KOH, caustic potash was added to the solution, was added to the solution to give precipitate of cupric hydroxide। ठीक है जी। उसके बाद the precipitate of cupric hydroxide was dried, सुखाया इसको, एंड हीटेड, और फिर इसको हीट किया टू गिव 1.43 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्लियर हो गया। तो आपको जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को सिद्ध करना है। आसान सा सवाल है, देखो दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर उसने मेन चीज क्या दी है, इस केस में 1.75 ग्राम कॉपर आपको दे दिया है, इसमें 1.14 ग्राम कॉपर दे दिया आपको, और फाइनली इस पहले केस में बना रहा 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, इस केस में बना रहा 1.43 ग्राम कॉपर ऑक्साइड। यानी आपके पास दो एलिमेंट थे, कॉपर और ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंपल से आपको दोनों केस में कॉपर की परसेंटेज निकालनी है, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100 कर देना। इस केस में भी मास ऑफ कॉपर बटे में मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड गुणा में 100 कर देना। अगर दोनों परसेंटेज सेम आ जाते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि जो डाटा जो दिया गया है इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इस तरह से सिंपल से सवाल आपको आने वाले 9th क्लास के अंदर, और ये टॉपिक 11th क्लास का भी है। 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है आपका, उसमें स्टार्टिंग में दे रखे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्लियर हो गया। 11th क्लास में आपके 2 लॉ और जुड़ जाएंगे। क्लियर होगी बात आपको। तो अगर आपका लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको पसंद आ रहा है, तो आप लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।